किसी निम्न श्रेणी की कलाकृति पर अधिकतम 6 प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एक मध्यम श्रेणी की कलाकृति को अधिकतम 12 अंकों से चिह्नित किया जा सकता है। उनके सामने रखी कलाकृति पर वर्तमान में 6 निषेध हैं। यदि वह इसमें एक और जोड़ दे तो यह एक मध्यम श्रेणी की कलाकृति होगी। निम्न श्रेणी की कलाकृतियों की कीमतें मुख्यतः 10 से लेकर कुछ दर्जन स्पिरिट स्टोन के बीच होती हैं। हालांकि एक मध्यम श्रेणी की कलाकृति की कीमत 100 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है। जाहिर है, कीमत जितनी अधिक होगी, शोधन की कठिनाई भी उतनी ही अधिक होगी। ये फैन ने इस तलवार को परिष्कृत करने में पूरा आधा महीना बिताया। यदि यह तथ्य न होता कि इस अवधि के दौरान ये फैन की साधना का स्तर काफी बढ़ गया है, वह 7वां निषेध अंकित नहीं कर सकेगा। प्रकाश की एक धारा कलाकृति की सतह पर चमक उठी, 7वां निषेध सफलतापूर्वक अंकित हो गया। ये फैन के पास आध्यात्मिक शक्ति के खत्म होने की भावना की परवाह करने का समय नहीं था। उसने गिरती हुई उड़ती तलवार को पकड़ लिया। उड़ती तलवार का भ्रूण बहुत साधारण था, लेकिन जब ये फैन ने आध्यात्मिक शक्ति का एक निशान उड़ती तलवार में स्थानांतरित किया तो 7 निषेध उड़ती तलवार की सतह पर प्रसारित हुए, जो काफी शानदार लग रहा था। ये फैन ने अपना हाथ उठाया, उड़ती हुई तलवार निकली और दीवार में जा लगी। मध्यम श्रेणी की कलाकृति के सामने कठोर दीवार बहुत कमजोर थी। वाह, सफलता! ये फैन बहुत खुश हुआ। अब जब उसके पास मध्यम श्रेणी की कलाकृतियों को परिष्कृत करने की क्षमता थी, तो ये परिवार के सदस्य भी हथियारबंद हो सकते थे। भले ही उन्हें अनुभवों के लिए बाहर जाना पड़े, अब उन्हें कुछ हद तक आश्वासन मिलता है। बेशक प्रथम श्रेणी के साधक के लिए मध्यम श्रेणी की कलाकृति का उपयोग करना थोड़ा असाधारण है। यदि आवश्यकता हो तो प्रत्येक व्यक्ति निम्न श्रेणी की कलाकृति का उपयोग कर सकता है तथा मध्यम श्रेणी की कलाकृति को तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कलाकृतियों को भंडार कक्ष में संग्रहित करने के बाद ये फैन ने लालच से हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। ये फैन को लगा कि अब वह सफलता पाने वाला है। अगली सफलता से पहले उसे ये परिवार के सदस्यों से 2 दिन के लिए साधना बंद करने के लिए कहना होगा, अन्यथा ये फैन के पास अपनी सफलता के दौरान उपयोग करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होगी। जब ये फैन कलाकृतियों को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था, तो उसने अचानक महसूस किया कि साधक तीव्र गति से ये परिवार की ओर आ रहे हैं। इनमें से 2 उपस्थितियां काफी परिचित थीं, तथा सबसे शक्तिशाली उपस्थिति पूरी तरह से अज्ञात थी। ये फैन ने नव परिष्कृत कलाकृति को उठाया, एक हल्की हवा के जादू से खुद को मजबूत किया और ये परिवार की संपत्ति की ओर दौड़ा। धमाका! एक विशाल आग का गोला नीचे गिरा, जिसने एक पल में ये परिवार के द्वार को उड़ा दिया। ये फैन, जो तुरंत दौड़कर आया था, गुस्से से भर गया। ये जिन्हाई, जो अनुभव लेने निकला था, खून से लथपथ था और उसने एक औरत को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वह युआन तिंगहान थी। पिताजी, उसे बचाओ! युआन तिंगहान को घर लाने के बाद ये जिन्हाई की सारी ऊर्जा खत्म हो गई। यह कहते हुए वह ये परिवार के दरवाजे के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। लगता है ये दोनों अब तुम्हारे परिवार के हैं। जो साधक ये जिन्हाई का पीछा कर रहा था, उसने दरवाजे पर खड़े ये फैन को ठंडी निगाहों से देखा। ये फैन ने कुछ भी नहीं कहा, बस ये जिन्हाई और युआन तिंगहान को उठाकर अपनी उपपत्नी म्यू शुइकिंग को सौंप दिया। शुइकिंग, इनका ध्यान रखना, यह कहते हुए ये फैन ने पास आ रहे साधक का सामना किया। निम्न श्रेणी का वस्त्र, मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृति, कमर पर एक थैली जैसी चीज और उसका आभामंडल युआन तिंगहान से कुछ ज्यादा ही प्रबल था। वह शायद क्यूई साधना के 5वें स्तर पर था। वह शक्तिशाली था और ये फैन केवल क्यूई साधना के 3रे स्तर पर था। क्यूई साधना के 3रे स्तर के एक साथी, क्या आप उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं? साधक ने रुचि के साथ ये फैन को देखा, उसे ध्यान से अध्ययन किया। ये फैन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। साधना तकनीक के बिना उसकी साधना का स्तर उसके शत्रु के सामने उजागर हो गया था। यह निराशाजनक था। यह घटिया प्रणाली है, इसमें खेती के स्तर को छिपाने की सुविधा भी नहीं है। ये फैन ने अपना हाथ उठाया और एक ज्वाला प्रकट हुई। बाहर आओ, अग्नि को दिव्य कौशल से नियंत्रित करो। अरे नहीं, रुको, यह अग्नि नियंत्रण दिव्य कौशल है। एक पल में ये फैन के हाथ में आध्यात्मिक आग फैल गई और संकुचित होकर फिर से फैल गई। यह जटिल लगता है, लेकिन वास्तव में ये फैन के हाथ में बेसिन के आकार का आग का गोला बनाने में एक सांस से भी कम समय लगा। आग के गोले के भीतर ऊर्जा की भयावह मात्रा उमड़ रही थी। साधक का चेहरा तुरंत बदल गया और सोचने लगा, इस क्यूई साधना 3य स्तरीय योद्धा ने धोखा दिया है। अगले ही क्षण साधक, जिसका नाम ये फैन को भी नहीं पता था,
केवल ढाल मंत्र का जाप करने में सफल होने के बाद आग के गोले के विस्फोट में डूब गया। उसके पास चीखने का भी समय नहीं था क्योंकि उसका वस्त्र तुरंत नष्ट हो गया था और उसका भौतिक शरीर राख में बदल गया था। ये फान, जिसका चेहरा कुछ पल पहले पीला पड़ गया था, अब रंगत में आ गया था। उस हमले की ताकत जबरदस्त थी। अग्नि नियंत्रण दिव्य कौशल, जिसने ये फैन की सारी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त कर दिया था, ने उसे निराश नहीं किया था। एक ही हमले में उसने क्यूई साधना के 5वें स्तर के एक साधक को मार डाला। हालांकि साधक ने ये फैन को कम आंका था क्योंकि वह उसके बहुत करीब खड़ा था। अन्यथा यदि ये फैन उसे मारने में असफल रहता तो वह मर जाता। सच तो यह है कि ये फैन अब बेहद कमजोर हो गया था, लेकिन उसे खड़े रहना पड़ा। सम्मानित ये परिवार बहुत लंबे समय तक कमजोरी के लक्षण नहीं दिखा सकता, विशेष रूप से उसकी दो रखैलों के सामने तो बिल्कुल नहीं। निम्न श्रेणी का वस्त्र अब नष्ट हो चुका था तथा केवल एक मध्यम श्रेणी की उड़ने वाली तलवार और एक भंडारण थैला ही बचा था। तुम गंदगी साफ करो, ये फैन के बोलने के बाद वह धीरे धीरे अपने परिवार के घर की ओर चल पड़ा और पीछे केवल श्रद्धा से भरी आंखें ही उसे घूरती रह गईं। इस क्षण उन्हें एक साधक की शक्ति का एहसास हुआ। साथ ही उनके दिलों में संकट की प्रबल भावना भी महसूस हुई। उन्होंने सोचा, हमें और अधिक कठिन अभ्यास करना चाहिए। उन पर उनके ही घर के दरवाजे पर हमला हुआ है। इस बार तो ये फान ने पासा पलट दिया, लेकिन अगली बार क्या होगा? हमें खेती जारी रखनी चाहिए। परिवार केवल परिवार के मुखिया पर ही निर्भर नहीं रह सकता। इस कठिनाई के बावजूद ये परिवार की इच्छा शक्ति और मजबूत होती दिखी। पीछे मुड़कर देखें तो काफी लाभ हुआ। अपने कमरे में वापस आकर ये फैन अंततः खुद को गिरने दे सका। 1 घंटे बाद ये फैन को आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हुआ और उसने मृत दोषी से प्राप्त स्टोरेज बैग को बाहर निकाला। ये फैन ने इसमें थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति डाली, फिर शून्य में एक छोटी सी जगह खुली हुई देखी। UPDA8TE/newnovel.org वह जगह लगभग 1 घन मीटर की थी, ज्यादा बड़ी नहीं। उस जगह के अंदर दर्जनों स्पिरिट स्टोन, कुछ अमृत और 2 किताबें थीं। अरे, एक मध्यवस्था वाले क्यूई साधक के पास इतनी छोटी मोटी चीजें थीं, बेचारा। ये फान ने अमृत उठाए और सूंघा तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। वे सभी क्यूई बढ़ाने वाले अमृत थे। उनमें से 13 लगभग 60 से 70 स्पिरिट स्टोन के बराबर थे। ये फैन को सबसे ज्यादा दिलचस्पी इन 2 किताबों में थी। वर्षा परिवर्तन कला, विकास कला। दोनों मंत्रों का उपयोग आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये फैन ने अपने भंडारण बैग में कई आध्यात्मिक दवा के बीज भी खोजे। क्या यह साधक आध्यात्मिक पौधा गुरु था? कीमियाग्रो या कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों की तरह आध्यात्मिक वनस्पति गुरु भी साधकों के अनेक गौण व्यवसायों में से एक हैं और उनकी स्थिति भी निम्न नहीं है। उन्हें आध्यात्मिक औषधि के पोषण और संवर्धन के लिए लकड़ी के गुणधर्म वाली आध्यात्मिक जड़ों और विशिष्ट मंत्रों की आवश्यकता होती है। अंत में ये फैन को स्टोरेज बैग के भीतर एक जेड स्लिप भी मिली। जेड स्लिप में बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित होती है और यह एक आवश्यक उपकरण है जिसका उपयोग साधक ज्ञान को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। जेड स्लिप को अपने माथे पर रखते ही ये फैन के दिमाग में जानकारी का एक उफान आ गया। आध्यात्मिक औषधि की खेती, आध्यात्मिक क्षेत्रों का निर्माण, बुनियादी आध्यात्मिक औषधियों की दैनिक देखभाल का बुनियादी ज्ञान। ये फान का अनुमान गलत नहीं था। यह साधक सचमुच एक आध्यात्मिक वनस्पति गुरु था। जेड स्लिप, जिसमें एक आध्यात्मिक पौधा गुरु का ज्ञान निहित था, अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसे खरीदना चुनौतीपूर्ण था। आप किंगयुन मार्केट में ऐसी चीज नहीं खरीद सकते। एक जेड स्लिप की कीमत स्टोरेज बैग में रखी अन्य सभी वस्तुओं की कीमत से अधिक थी। अब सब कुछ ये परिवार की गोद में आ गया था। ये फान ने उस जेड पर्ची को धर्मग्रंथ भंडार में रखने की योजना बनाई। अगर ये परिवार में कोई भी इससे कुछ सीखना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। जहां तक ये फान की बात है तो वह भी जरूर सीखेगा। जब उसकी सीख साकार होगी तो ये परिवार अपनी आध्यात्मिक औषधि विकसित कर सकेगा। इससे कीमिया की लागत काफी कम हो जाएगी। जहां तक मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृति वाली उड़ने वाली तलवार का सवाल है, वह ठीक वैसी ही थी जैसा उसने सोचा था। उसे कुछ पैसों में बेचा जा सकता था। युआन तिंगहान की चोटें गंभीर नहीं थीं और वह 1 महीने बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। जिस दिन युआन तिंगहान ठीक हो गया, ये जिन्हाई ये फैन के पास आया। पिताजी, मैं शादी करना चाहती हूँ। युआन तिंगहान के साथ जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद ये जिन्हाई को एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करने लगा है, इसलिए वह उससे शादी करना चाहता था। ये फैन ने सबसे पहले युआन तिंगहान से पूछा,
जिसने शर्म से सिर हिलाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। इस पर ये फैन के परेशान होने की बारी थी। युआन परिवार कोई छोटा कबीला नहीं था और एक मानक सगाई उपहार बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अपने बेटे को बुरा न दिखाने के लिए ये फैन के पास खर्च करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह केवल रसायन विद्या और कलाकृति शोधन में मध्यम श्रेणी की वस्तुएं ही बना सकता था। इस तरह की चीजें प्रस्तुत नहीं की जा सकीं। लेकिन ये फान के पास सिर्फ कीमिया और कलाकृतियों को निखारने का हुनर ही नहीं था, वह बनावटें भी जानता था। एक मध्यम श्रेणी की कलाकृति का कोई खास मूल्य नहीं था, लेकिन मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृतियों के एक समूह के बारे में क्या कहेंगे जो एक संरचना बनाते हैं। ये फैन ने यह कल्पना करना शुरू कर दिया कि 3 कलाकृतियां एक त्रितत्व संरचना बना सकती हैं। 3 त्रितत्व संरचनाएं या 9 कलाकृतियां 3 युआन संरचना बना सकती हैं। जो शक्ति उन्मुक्त की जा सकती थी वह किसी उच्च श्रेणी की कलाकृति से कम नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सभी मध्य श्रेणी की कलाकृतियां थीं, जिन्हें एक क्यूई साधना मध्यचरण साधक भी आसानी से चला सकता था। इसके साथ ही इस तलवार श्रृंखला का मूल्य काफी बढ़ गया। अगले दिनों में ये फैन ने अपनी दैनिक कलाकृतियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। मध्य श्रेणी की कलाकृति के लिए ये फैन ने बुनियादी किंगयुन तलवार को चुना। किंगयुन तलवार एक बुनियादी 7 निषेध कलाकृति थी जिसे केवल मध्यम श्रेणी की कलाकृतियों में ही साधारण माना जा सकता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी कम खपत थी। ये फैन को तलवार पर 7 आक्रमण निषेधों को उकेरना था, फिर 9 किंगयुन तलवारों को जोड़ने के लिए एक संरचना निषेध को उकेरना था। अगले दिनों में कलाकृतियों को परिष्कृत करने के अलावा ये फैन ने अपना समय अपनी 2 रखैलों के साथ बिताया। ये फैन के 2 और बच्चे होने वाले थे। यहाँ तक कि ये जिंतियन की उपपत्नी भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। आधे महीने बाद जैसे ही ये फैन ने किंगयुन तलवार को परिष्कृत करना समाप्त किया, ये निवास में चीखें गूंज उठीं। ये फैन और ये जिंतियन के बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे। शायद इसलिए कि वहां बहुत सारे बच्चे थे, ये फान उनके आने से थोड़ा कम उत्साहित था, लेकिन फिर भी वह खुश था। आखिरकार वे उसके खून के ही तो थे। ये जिनचुन, ये जिंदोंग, ये शेन्यान, ये शेन्यू। ये फैन की उपपत्नियों और ये जिंतियन की उपपत्नी के साथ ये परिवार की आबादी चुपचाप 20 तक पहुंच गई थी। मेजबान को दीर्घकालिक जनसंख्या मिशन पूरा करने के लिए बधाई। पारिवारिक जनसंख्या लक्ष्य 2 पारिवारिक वृद्धि पूरा हुआ। अब आपको इनाम मिल सकता है। 20 लोगों ने आश्चर्यजनक रूप से पारिवारिक मिशन पूरा कर लिया था। ये फान के लिए यह अप्रत्याशित था। ऐसी स्थिति में क्या बड़ी संख्या में विवाह करने से परिवार की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि नहीं होगी और मिशन पूरा नहीं हो जाएगा? डिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट। पारिवारिक जनसंख्या पुरस्कार पारिवारिक जनसंख्या गुणवत्ता से जुड़े होते हैं। शक्ति और प्रतिभा को पारिवारिक जनसंख्या गुणवत्ता का हिस्सा माना जाता है क्या? ये फैन को तुरंत समझ आ गया कि वह बेजोड़ बनने के लिए कई पत्नियों से शादी करने का रास्ता नहीं अपना सकता। इस प्रणाली के तहत ये फैन को केवल बड़ी संख्या में लोगों का नहीं, बल्कि कुलीन वर्ग के एक परिवार का गठन करना था। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उन्होंने एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया, अपने बच्चों की शादी कुछ और लोगों से कराना। सिस्टम इनाम का दावा करो। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई प्लस 100 फैमिली ब्लडलाइन। ये फैन के दिल से रक्त शक्ति की एक विशाल लहर उभरी। ये फैन के दिल में एक छोटा हरा सांप, मानो उसे एक अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक पदार्थ का सामना करना पड़ा हो, तुरंत सक्रिय हो गया और हरे रक्तरेखा शक्ति को निगलना शुरू कर दिया। जब ऊर्जा अवशोषित हुई तो छोटे सांप के शरीर पर छोटे छोटे हरे रंग के शल्क उभर आए। उसके सिर के ऊपर 2 छोटे उभार दिखाई दिए, जिससे उसका रूप बदल गया और वह ज्यादा फुर्तीला दिखाई देने लगा। जल्द ही ये फैन को अपने वंश में वृद्धि के बाद होने वाले परिवर्तनों की मोटी मोटी समझ हो गई। सिस्टम इंटरफेस अभी भी ग्रीन सरपेंट ब्लडलाइन दिखा रहा था और ये फैन के शरीर में अतिरिक्त हरी ऊर्जा थी। यह ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, बल्कि ये परिवार के लिए अद्वितीय थी, रक्त शक्ति, जिसे ये फैन ने ग्रीन सरपेंट पावर नाम दिया था। ग्रीन सर्प शक्ति में प्रचुर जीवन शक्ति थी, जिसका उपयोग चोटों को तेजी से ठीक करने और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन सर्प पावर की अपार जीवन शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसे महसूस करने पर यह फैन को एहसास हुआ कि एक बार ग्रीन सर्प पावर का उपयोग करने से आध्यात्मिक चिकित्सा के विकास में लगभग 1 महीने की तेजी आ सकती है। जहां तक ठीक होने की बात है तो इसमें लगभग 10 दिन लगेंगे। जब ये फैन ने सफलता हासिल की तो ये परिवार के अन्य सदस्यों, जिनके पास यह वंश था, ने भी अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया।
रक्तरेखा शक्ति के 100 अंकों ने पतले रक्तरेखा वाले लोगों को, जो मूल रूप से ये परिवार के सदस्य थे, तुरंत जगा दिया। ये जिनतियन और ये जिन्हाई एक हरे रंग की शक्ति से आच्छादित हो गए, यहाँ तक कि उनके बाल भी हरे हो गए। उनके शरीर के अंदर एक नई आध्यात्मिक जड़ उभरने लगी। एक हरे रंग की काष्ठ गुण आध्यात्मिक जड़ प्रकट हुई। हालांकि दूसरों के विपरीत ये परिवार के सदस्यों की काष्ठ आध्यात्मिक जड़ को एक छोटे हरे सांप ने घेर रखा था। इसके अलावा उनके शरीर में लकड़ी की आध्यात्मिक जड़ का स्तर अन्य आध्यात्मिक जड़ों की तुलना में स्पष्ट रूप से ऊंचा था। पिताजी, हमारा वंश जागृत हो गया है। पिताजी, मेरा भी। ये फैन और ये जिनतियन की कुछ पत्नियों को छोड़कर ये परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने अपनी ग्रीन सर्प वंश को जागृत कर लिया था और वे रोमांचित थे। ये फान ने नापने के लिए एक स्पिरिट स्टोन निकाला। अपनी वुड स्पिरिचुअल रूट को जगाने के बाद उनका आध्यात्मिक रूट लेवल आश्चर्यजनक रूप से 6 तक पहुंच गया। स्तर 6 का आध्यात्मिक मूल पहले से ही एक मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक मूल था, जिसके फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचने की एक निश्चित संभावना थी। यहाँ तक कि उन अमर संप्रदायों में भी आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनना एक योग्यता मानी जा सकती है। वाह वाह, इस बार इनाम तो बहुत बड़ा था। चूंकि सभी की आध्यात्मिक जड़ें जागृत हो चुकी थीं, इसलिए व्यवस्था की जांच करना आवश्यक था। रक्तरेखा शक्ति को विलय किया जा सकता है। ये फैन की रक्त शक्ति अचानक बहुत बड़ी हो गई। उसके शरीर के भीतर का चैती सांप एक बार फिर बढ़ने लगा। वह धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसके पेट पर 4 छोटे उभार उभर आए। अंततः ये फैन अपनी रक्तरेखा शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर की सतह पर चैती शल्कों को मूर्त रूप देने में सक्षम हो गया। ये फैन ने एक परीक्षण किया। ये तराजू एक मध्यम श्रेणी के जादू कलाकृति के हमले का भी सामना कर सकते थे। इसके अलावा प्रत्येक उपयोग से विकास की प्रगति में आधे वर्ष की तेजी आ सकती है। ये फैन ने गहरी सांस ली। यह इनाम उसकी उम्मीदों से परे था। रक्तरेखा शक्ति के विकास के साथ ये परिवार की अनूठी ग्रीन स्नेक आध्यात्मिक जड़ का जन्म हुआ, जिसने उनके अपनेपन की भावना को अत्यधिक मजबूत किया। रक्तरेखा शक्ति विलय के पूरा होने पर ये फैन की साधना का स्तर भी टूटने लगे। क्यूई साधना के कुल 12 स्तर हैं। क्यूई साधना के चौथे स्तर का अर्थ है कि वह क्यूई साधना के मध्य चरण तक पहुंच गया है और अब वह साधकों में सबसे कमतर नहीं रह गया है। वानलू काउंटी में अब उनकी गिनती एक छोटे विशेषज्ञ के रूप में होती है। साधना स्तर में सफलता के साथ ये फैन के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा कई गुना बढ़ गई। ये फैन को लगा कि अब वह सफलता से पहले अपने 5 पूर्व रूपों का सामना कर सकता है। साधना स्तर में सफलता केवल युद्ध शक्ति में वृद्धि को ही नहीं दर्शाती है। कलाकृति शोधन और कीमिया में ये फैन की क्षमता में काफी वृद्धि हुई। इसके बाद जादुई कलाकृतियों का शोधन बहुत कम श्रमसाध्य होना चाहिए। एक विचार के साथ ये फैन ने सिस्टम पैनल खोला। चरित्र: ये फैन जीवनकाल 75 वर्ष। स्तर: क्यूई साधना स्तर 4 56/4000। कौशल: अल्केमी दाओ प्रथम ग्रेड 1599/1600 का राउंड पूरा करना। स्मिथिंग प्रथम ग्रेड 1599/1600। फॉर्मेशन प्रथम ग्रेड 1599/1600। हुलू विधि में छोटी सफलता 50/200। दिव्य कौशल: हरा सांप वंश 877/1000। ज्वाला में छोटी सफलता नियंत्रण 102/200। पारिवारिक शब्द: नीला ज्ञानोदय, बैंगनी अमर प्रतिभा, हरा 100 कला। मिशन: फैमिली राइज 2, रोर ऑफ द स्ट्रॉन्ग 2, फैमिली टेरिटरी 4, फैमिली जनसंख्या 2, परिवार शस्त्रागार 4। रक्तरेखा के जागरण ने ये फैन के जीवनकाल को 3 साल तक बढ़ा दिया। वह सचमुच दीर्घायु होने के एक कदम और करीब है। रक्तवंश की वृद्धि ने ये परिवार के सदस्यों की साधना में रुचि को बहुत बढ़ा दिया। हरे सांप आध्यात्मिक जड़ के अस्तित्व के कारण ये लोग परिवार ने लकड़ी तत्व की खेती शुरू की। खेती तकनीक: अतीत में जब आध्यात्मिक जड़ें विविध थीं, वे किसी भी साधना तकनीक का अभ्यास कर सकते थे। हालांकि अब जब ग्रीन स्नेक स्पिरिचुअल रूट 6ठी कक्षा के स्तर पर पहुंच गया है, तो वुड विशेषता साधना तकनीक की खेती न करना केवल बेकार है। जब ये परिवार लगन से खेती कर रहा था, उनमें से कई को युआन तिंगहान की आगामी शादी की खबर मिली। युआन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज, एक मध्यवस्था क्यूई साधक और एक अच्छे दिखने वाले व्यक्ति के रूप में युआन तिंगहान के स्वाभाविक रूप से कई दोस्त और प्रेमी थे। जब उन्होंने युआन तिंगहान की शादी की खबर सुनी, तो कई लोग ये जिन्हाई के बारे में पूछताछ करने लगे। यह जानने पर कि ये जिन्हाई केवल एक प्रथम स्तर का क्यूई साधक था, पहले अनसुनी ये फैमिली के बारे में कई अफवाहें फैलने लगीं। ये जिन्हाई वह केवल अच्छा दिखता है और अमीर से शादी की है। युआन तिंगहान को ऐसे आदमी से शादी करके भविष्य में निश्चित रूप से पछतावा होगा। अच्छे दिखने का क्या फायदा, अगर प्रतिभा नहीं है तो वह अभी भी बेकार है।
आखिरकार जब ये फैन किंगयुन मार्केट में सामान की खरीदारी कर रहा था, तब उसने अफवाहें सुनी। इससे ये फैन को ये जिन्हाई की चिंता होने लगी। ये फैन ने ये जिन्हाई द्वारा धन के लिए युआन परिवार में विवाह करने की अफवाह का खंडन नहीं किया। यदि आपके पास क्षमता है तो आप भी ऐसा करते हैं। हालांकि ये फैन जानता था कि ये जिन्हाई एक घमंडी इंसान है। क्या वो ऐसी बातें बर्दाश्त कर सकता था? ये फैन उत्सुकता से घर भागा, लेकिन पता चला कि ये जिन्हाई पहले ही जा चुका था। इस मूर्ख बच्चे ने कोई मूर्खतापूर्ण काम करने के बारे में नहीं सोचा, है न? पिताजी, मेरा छोटा भाई दीर्घायु संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने गया था, उनके सबसे बड़े बेटे ने बताया। दीर्घायु संप्रदाय एक सच्चा अमर संप्रदाय है और गुआंगहे प्रांत के 3 महान संप्रदायों में से एक है। यहाँ तक कि इस संप्रदाय के पूर्वज भी मूल स्थापना क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। एक बार फिर एक संप्रदाय में शामिल होने की जिद में इस बच्चे ये जिन्हाई को निश्चित रूप से संप्रदायों में शामिल होने का भारी जुनून है। हालांकि चूंकि ये जिन्हाई एक संप्रदाय में शामिल होना चाहता है, इसलिए निश्चित रूप से संसाधनों की आवश्यकता होगी। ये फैन ने ये जिन्हाई के लिए मध्य श्रेणी की जादुई कलाकृतियों के एक सेट को परिष्कृत करने की योजना बनाई ताकि वह अभी काम चला सके। किंगयुन बाजार से हजारों मील दूर दक्षिणी बाजार भीड़ से भरा हुआ था और असामान्य रूप से जीवंत था। किसान, जो आमतौर पर एक दुर्लभ दृश्य है, यहाँ झुंड में एकत्र हुए थे। किसी संप्रदाय का शिष्य बनना एकाकी साधक के जीवन से कहीं बेहतर था। दीर्घायु संप्रदाय केवल 10 वर्षों में एक बार शिष्यों की भर्ती करता था। हर कोई इस अवसर को न चूकने के लिए दृढ़ था। 9 स्तरीय आध्यात्मिक मूल अयोग्य, 7 स्तरीय आध्यात्मिक मूल बाहरी संप्रदाय के शिष्य के लिए योग्य, 8वीं श्रेणी का आध्यात्मिक मूल तुच्छ शिष्य संप्रदाय में शिष्यों को निम्न, बाह्य, आंतरिक और प्रत्यक्ष शिष्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उनसे ऊपर बड़े बुजुर्ग जैसे उच्च पदस्थ व्यक्ति थे। प्रत्येक स्तर के शिष्य अलग अलग संसाधनों तक पहुंच सकते थे। एकाकी साधकों के बीच बाह्य संप्रदाय का शिष्य बनना पहले से ही एक महान प्रतिभा मानी जाती है। आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने के लिए आपके पास कम से कम 6ठी कक्षा का आध्यात्मिक मूल होना चाहिए या कुछ विशेष प्रतिभा होनी चाहिए और उम्र भी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। जब ये जिन्हाई युआन तिंगहान को परीक्षण स्थल पर ले आए तो साधकों ने युआन तिंगहान को तुरंत पहचान लिया। देखो, यह मुफ्तखोर है। अरे यार, वह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। वह मर्दों के लिए कितना शर्मनाक है, बस मुफ्तखोरों पर निर्भर रहता है। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी एक हों? ओह, मैं तो यही चाहता हूं। जब ये जिन्हाई की परीक्षा की बारी आई तो कई लोगों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वे मुफ्तखोर ये जिन्हाई की प्रतिभा को देखना चाहते थे। आत्मा पत्थर पर प्रकाश के 6 छल्ले चमक उठे, जिससे लोग आश्चर्य से दंग रह गए। हे भगवान, क्या अब मुफ्तखोरी का स्तर इतना ऊंचा हो गया है? ये जिन्हाई के प्रति कई लोगों का दृष्टिकोण तिरस्कार से प्रशंसा में बदल गया। सुंदर और प्रतिभाशाली। यदि मुफ्तखोर होने के लिए यह आवश्यक है तो हम आत्मसमर्पण करते हैं। प्रतिभा परीक्षण के बाद प्रभारी साधक थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये जिन्हाई में वास्तव में उत्कृष्ट प्रतिभा थी, लेकिन वह थोड़ा वृद्ध था और उसकी साधना का स्तर केवल प्राथमिक क्यूई साधना का था। किसी को भी फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचना था और प्रारंभिक चरण का समय महत्वपूर्ण था। लेकिन ये जिन्हाई स्पष्ट रूप से अपनी ही क्षमता वाले कई अन्य साधकों से पीछे थे। उदाहरण के लिए युआन तिंगहान को ही लें, उनकी प्रतिभाएं एक ही स्तर पर थीं, लेकिन युआन छोटा था और उसके पास पहले से ही क्यूई साधना 4 परतों का साधना स्तर था। साधक की प्रतिक्रिया देखकर ये जिन्हाई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनना चाहता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युआन तिंगहान को अपने विश्वासघाती परिवार से निपटने में ज्यादा कठिनाई का सामना न करना पड़े। यदि संभव हो तो कौन मुफ्तखोर बनना चाहेगा? तभी एक उड़ती हुई तलवार पर सवार एक आकृति आकाश से उतरी। तलवार पर उड़ने में सक्षम होने के कारण वह व्यक्ति कम से कम क्यूई साधना के अंतिम चरण में था और दीर्घायु संप्रदाय में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त करना होगा। तुम इधर आओ, फिर से टेस्ट करो। सफेद पोशाक और सफेद घूंघट वाली महिला ने अपने भंडारण बैग से एक काला पत्थर निकाला और ये जिन्हाई के सामने रख दिया। क्या यह भी एक आत्मा पत्थर था? ये जिन्हाई थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने अपना हाथ पत्थर पर रख दिया। पत्थर पर 4 प्रकाश वृत्त दिखाई दिए, जिससे पुष्टि हुई कि यह वास्तव में एक आत्मा पत्थर था। 4 प्रकाश वृत्तों के अलावा वृत्तों के बाहर एक हरे रंग की छाया दिखाई दी। सफेद वस्त्र पहने महिला की आंखें तुरंत चमक उठीं, जैसा कि मैंने सोचा था। महान बुजुर्ग परीक्षण के प्रभारी किसान ने तुरंत सफेद वस्त्र पहने महिला को अपना सम्मान दिया।
सफेद वस्त्र पहने महिला ने उसे अनदेखा किया और ये जिन्हाई की ओर देखा। अब से तुम मेरे प्रत्यक्ष शिष्य हो। अगले ही पल भीड़ में हंगामा मच गया। दीर्घायु संप्रदाय के महान बुजुर्ग जो फाउंडेशन स्थापना चरण में एक साधक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रैंड एल्डर पूरे गुआंगहे में एक प्रसिद्ध सौंदर्य है। प्रांत, क्या सुंदरता सचमुच किसी को पूर्ण स्वतंत्रता देती है। ये जिन्हाई भी अचंभित था। क्या वह सचमुच इतना आकर्षक था? युआन तिंगहान घबरा गई। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके प्रेमी पर डोरे डाले जा रहे हैं? आपकी आध्यात्मिक जड़ एक अनोखी लकड़ी की विशेषता वाली जड़ है। हालांकि यह अभी छठी कक्षा में ही है, फिर भी इसमें प्रबल क्षमता है। इस स्पष्टीकरण से सभी ने राहत की सांस ली। तो ये सिर्फ असाधारण प्रतिभा की वजह से था। खैर, फिर कोई बात नहीं। उफ, इतनी प्रतिभा और सुंदरता के साथ आम लोग कैसे जीवन जीते होंगे। बहरहाल ये जिन्हाई सफलतापूर्वक दीर्घायु संप्रदाय में शामिल हो गए और न केवल अपना लक्ष्य प्राप्त किया, बल्कि फाउंडेशन स्थापना चरण में एक साधक के प्रत्यक्ष शिष्य बनकर उससे भी आगे निकल गए। जब ये जिन्हाई को ले जाया गया तो युआन तिंगहान को भी उसके साथ ले जाया गया। युआन तिंगहान की प्रतिभा को देखते हुए उसका दीर्घायु संप्रदाय का अनुयायी बनना स्वाभाविक था। इस बीच ये जिन्हाई और ये परिवार की प्रतिष्ठा धीरे धीरे फैलने लगी। कम से कम गुआंगहे प्रांत के आसपास के हलकों में ये जिन्हाई की प्रसिद्धि कोई मायने नहीं रखती थी। छोटी सी बात, वह न केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में एक साधक का शिष्य था, बल्कि वह अच्छी प्रतिभा से भी संपन्न था, जिसमें भविष्य में फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में एक शक्तिशाली साधक बनने की क्षमता थी। ये परिवार में ये फैन जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत कर रहा था जब अचानक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके दिमाग में गूंज उठा, जिससे वह आश्चर्य में चिल्ला उठा, जिससे उसकी शोधन प्रक्रिया लगभग विफल हो गई। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। पारिवारिक शक्ति एक अमर संप्रदाय में शामिल हो पूरा हुआ। संग्रह के लिए तैयार। अपनी उत्तेजना को बलपूर्वक दबाने और कलाकृति पर प्रतिबंधों को सफलतापूर्वक अंकित करने के बाद अंततः उसके पास नए रूप में सामने आए दीर्घकालिक कार्य को देखने का समय था। पारिवारिक शक्ति एक परिवार केवल अपने विकास पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। संबद्ध शक्तियों का संवर्धन, शक्तिशाली संप्रदायों का विकास और अन्य क्रियाएं पारिवारिक शक्ति मूल्य को बढ़ा सकती हैं। वर्तमान शक्ति मूल्य 10-100। एक बार जब पारिवारिक शक्ति मूल्य पूरा हो जाता है तो आप पुरस्कारों का अगला चरण एकत्र कर सकते हैं। सिस्टम पुरस्कार इकट्ठा। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। एक यादृच्छिक साधना तकनीक। स्वर्ग को धोखा देना और समुद्र पार करना। स्वर्ग को धोखा देना और समुद्र पार करना। उच्च अमरों को धोखा देने में सक्षम, अपनी साधना के स्तर को छिपाने में सक्षम। जितना अधिक निपुण व्यक्ति होगा उतना ही उच्च साधना स्तर छिपाया जा सकेगा। यद्यपि यह सिर्फ एक तकनीक है, लेकिन यह काफी शक्तिशाली है। हाल ही में ये फान ने दूसरों द्वारा उसकी क्षमताओं को आसानी से भांप लेने के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में शिकायत की थी। अब आखिरकार उसे इसका समाधान मिल ही गया था। एक दिन बाद ये फान ने स्वर्ग को धोखा देना और समुद्र पार करना में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली। तकनीक के सक्रिय होने पर उनकी साधना का स्तर तुरंत ही क्यूई साधना चतुर्थ चरण से क्यूई साधना तृतीय चरण में बदल गया। चाहे वह उसकी आभा हो या आक्रमण करते समय प्रदर्शित शक्ति, दोनों ही क्यूई साधना के तीसरे चरण के स्तर के अनुरूप थे। उन्होंने इस तकनीक को गुप्त संग्रह में रख लिया, जिससे यह परिवार के सदस्यों के लिए अनिवार्य साधना तकनीक बन गई। हालांकि वह अंत तक धोखा देने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन वह दूसरों को अपनी साधना के बारे में आसानी से नहीं बताता था। एक बैकअप योजना रखना हमेशा अच्छा होता था। ये फान ने कलाकृतियों को निखारना जारी नहीं रखा। जैसे जैसे ये जिन्हाई दीर्घायु संप्रदाय में शामिल हुए और परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ी, परिवार के उत्थान का दीर्घकालिक कार्य भी लगभग पूरा होने ही वाला था, है ना? जैसे जैसे एक और दिन बीतता गया, अफवाहें अंततः पूरी तरह से फैल गईं। दीर्घकालिक कार्य फैमिली राइज को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। 3 खेती परिवार पूरा संग्रह करने के लिए तैयार। भाई टोंगजी, इनाम ले लो। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। पारिवारिक भाग्य के 100 अंक। पारिवारिक भाग्य एक परिवार के भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। पारिवारिक भाग्य जितना अधिक होगा, परिवार के सदस्यों का भाग्य भी उतना ही अच्छा होगा। पारिवारिक भाग्य के 100 अंक छोटे भाग्य के बराबर हैं। ऐसा कहा जाता है कि परिवार में भाग्य का प्रवाह होता है। हाल ही में दिए गए 2 पुरस्कार वास्तव में ताकत में तत्काल वृद्धि नहीं थे। हालांकि परिवार के दीर्घकालिक विकास के लिए वे अविश्वसनीय रूप से लाभकारी थे। पारिवारिक शक्ति कार्य के उद्भव के साथ ये फैन के विचारों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। ये परिवार अब अलग थलग रहकर काम नहीं कर सकता था। अब समय आ गया था कि वे बाहर निकलकर विस्तार करें।
उदाहरण के लिए एलिक्सिर के कारोबार में ली परिवार ने खूब कमाई की थी। यह मुनाफा ये परिवार खुद कमा सकता था। ये का मेडिसिन हॉल भी विश्व में पुनः उभरना चाहिए। ये फैन ने ये जिंतियन को ये के मेडिसिन हॉल के मामलों को संभालने देने की योजना बनाई क्योंकि उसे स्वयं कीमिया और कलाकृतियों के शोधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। उल्लेखनीय बात यह थी कि ये जिनफेंग की कीमिया कौशल में काफी सुधार हुआ था। कुछ ही समय में वह स्वतंत्र रूप से अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाएगी। बाह्यित विशेषता के जुड़ने के कारण ये लोगों के पास विभिन्न व्यवसायों में एक निश्चित स्तर की प्रतिभा थी। परिवार की महिलाएं, जैसे ये फैन की 2 उपपत्नियां, ये जिंतियन की उपपत्नी इत्यादि, अपनी मुख्य साधना के अलावा एक अतिरिक्त कौशल की साधना कर रही थीं। लकड़ी की आध्यात्मिक जड़ों वाले लोगों ने पहले से ही आध्यात्मिक प्लांट मास्टर्स बनना सीखना शुरू कर दिया था। कुछ समय के बाद ये परिवार के द्वितीयक व्यवसाय तेजी से विस्तार के दौर में प्रवेश करेंगे। इन सभी को निपटाने के लिए समय की आवश्यकता थी। ये फैन द्वारा जादुई कलाकृतियों के बैच के बाद बैच को परिष्कृत किया गया। जब अंतिम जादुई कलाकृति सफलतापूर्वक परिष्कृत हो गई तो ये फैन ने राहत की सांस ली। उन्होंने इस मध्य श्रेणी की जादुई कलाकृति तलवार श्रृंखला को 9 युआन तलवार नाम दिया। यदि उसे इसे बेचना होता तो वह 2000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स से कम कीमत पर ऐसा नहीं करता। हे भगवान, 2 उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करना भी इतना थकाऊ नहीं था। 9 युआन तलवार हाथ में लेकर ये जिन्हाई औपचारिक रूप से युआन परिवार के सामने विवाह का प्रस्ताव रख सकती थी। युआन परिवार में वापस आकर युआन तिंगहान ने अपने पिता, वर्तमान परिवार के मुखिया युआन चाओयान को ये जिन्हाई के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। यह सुनकर कि उसकी बेटी ने गुप्त रूप से एक व्यक्ति से विवाह करने का वचन दिया है, युआन चाओयान लगभग क्रोधित हो गया। परिवार के कुछ सदस्यों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि वे सभी पहले से ही जानते थे। हे भगवान, तो एक पिता होने के नाते मैं ही सबसे आखिर में यह बात जान पाऊंगा, है न? युआन चाओयान वास्तव में ये जिन्हाई को दूर धकेलना चाहता था, लेकिन यह देखते हुए कि मामला पहले से ही सार्वजनिक रूप से ज्ञात था, अब शादी को रद्द करने से युआन तिंगहान को सबसे अधिक नुकसान होगा। जल्द ही ये जिन्हाई और ये परिवार के बारे में जानकारी युआन चाओयान की मेज पर रख दी गई। ये परिवार एक नव स्थापित साधना परिवार और परिवार का मुखिया ये फैन केवल क्यूई साधना के प्रारंभिक चरण में है। हालांकि प्रथम श्रेणी का कीमियागर होने के नाते कुछ अंक मिलना उचित है। ओह, ये जिन्हाई दीर्घायु संप्रदाय के एक शिष्य हैं और यहाँ तक कि संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के प्रत्यक्ष शिष्य भी हैं। हालांकि युआन चाओयान को अभी भी लगता था कि ये परिवार उनसे नीचे है, लेकिन उसका गुस्सा काफी हद तक कम हो गया था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये जिन्हाई आने की हिम्मत करता है तो युआन चाओयान उसे जरूर कड़ी टक्कर देगा। 3 दिन बाद ये जिन्हाई 9 युआन तलवार और अन्य उपहारों के साथ युआन परिवार के पास पहुंचे। वहां किसी भी तरह की उपेक्षा या कठिनाई का माहौल नहीं था। युआन परिवार के अन्य सदस्य ये जिन्हाई के प्रति काफी विनम्र थे। एकमात्र व्यक्ति जो उससे असंतुष्ट लग रहा था वह युआन चाओयान था। उसने ये जिन्हाई को विवेकपूर्ण नजरों से देखा। वह वास्तव में सुंदर है, मेरी युवावस्था के समान। ये जिन्हाई की जांच करने के बाद युआन चाओयान के पास ये जिन्हाई की उपस्थिति के खिलाफ कोई शब्द नहीं था। उनकी प्रतिभा भी काफी अच्छी थी। एकमात्र मुद्दा क्यूई साधना प्रथम चरण में उनकी साधना का स्तर था, जो थोड़ा बहुत कम था। जैसे ही युआन चाओयान बोलने वाला था, युआन तिंगहान ने तुरंत उसे घूर कर देखा। पापा, मेरे लिए पति ढूंढना आसान नहीं है। अगर आपने उसे डरा दिया तो मैं मां से आपका हिसाब चुकता करवा दूंगी। यह सुनकर युआन चाओयान ने तुरंत अपने शब्द वापस ले लिए। खैर, जब तक उसकी बेटी खुश थी यही मायने रखता था। उसे अपनी पत्नी से बिल्कुल भी डर नहीं था। युआन परिवार के कबीले के नेता के रूप में एक बार युआन चाओयान सहमत हो गया तो स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि हमेशा कुछ लोग ऐसे होते थे जो इन परिस्थितियों में भी अलग दिखना चाहते थे। कुल के नेता, आपको अपनी बेटी की शादी के बारे में फैसला लेने का पूरा हक है, लेकिन आखिरकार यह शादी हमारे युआन परिवार के लिए एक बड़ी घटना है। हम अपनी इज्जत नहीं गंवा सकते। आशय स्पष्ट था। युआन तिंगहान की शादी युआन परिवार के लिए महत्वपूर्ण थी। अगर ये जिन्हाई के सगाई के उपहार पर्याप्त नहीं थे तो यह युआन परिवार के लिए अपमान की बात होगी। सभी की निगाहें युआन चाओयान की ओर मुड़ गईं। युआन चाओयान चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार ये परिवार एक छोटा कबीला था, वे क्या अच्छी चीजें ला सकते थे। ओह, अगर उसे पहले पता होता तो वह तुम्हारे लिए कुछ तैयार करता जिन्हाई। कम से कम उसने अपनी बेटी के साथ अन्याय तो नहीं होने दिया होता।
अनजाने में ही युआन चाओयांग ने ये जिन्हाई को स्वीकार कर लिया था। पिताजी, अगर वे देखना चाहते हैं तो उन्हें देखने दीजिए। युआन तिंगहान ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। जाहिर है वह ये जिन्हाई के विवाह प्रस्ताव के बारे में जानती थी। युआन तिंगहान के ज्ञान के बावजूद वह ये फैन द्वारा तैयार की गई 9 युआन तलवारों के सेट से बहुत प्रभावित हुई। उसके भावी ससुर न केवल रसायन विद्या में निपुण थे, बल्कि कलाकृतियां बनाने और संरचना बनाने में भी माहिर थे। वे सभी प्रकार के कामों में निपुण थे। 9 युआन तलवार की शक्ति का परीक्षण करने के बाद युआन तिंगहान ये फैन के प्रति प्रशंसा और विश्वास से भर गया। चूंकि वे देखना चाहते हैं तो उन्हें देखने दो। युआन तिंगहान उन शंकालु लोगों को अपने पति की ताकत दिखाना चाहती थी। भंडारण बैग खोला गया और उसमें से 3 बक्से निकाले गए। पहले बक्से में कुछ आत्मा पत्थर और अमृत थे। दूसरे बक्से में एक मध्यम श्रेणी का जादुई वस्त्र था। इन 2 बक्सों को देखकर दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जबकि युआन चाओयांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब अंतिम बॉक्स में 9 मध्यम स्तरीय जादुई उड़ने वाली तलवारें दिखाई दीं, तो दर्शकों के चेहरे पर और भी अधिक मुस्कान आ गई। हालांकि युआन चाओयांग का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। ऐसा नहीं था कि युआन चाओयांग को लगा कि उपहारों में कमी थी, लेकिन उसने सोचा कि ये जिन्हाई नियमों का पालन नहीं करता है। मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृतियों के ढेर की तुलना एक उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति से नहीं की जा सकती। युआन तिंगहान थोड़ा हिली और हाथ हिलाया। उड़ती हुई तलवारें उसके सामने प्रकट हुईं। अपने मंत्रों को जारी रखते हुए उसने त्रितत्व संरचना की स्थापना की। 9 तलवारों ने 3 त्रितत्व संरचनाएं बनाई। उनकी शक्ति तुरंत बढ़ गई। एक बार फिर 3 त्रितत्व संरचनाएं तेजी से एक विशाल त्रितत्व संरचना में संयोजित हो गईं। तलवारों की उड़ान अप्रत्याशित थी, लेकिन उनकी संयुक्त शक्ति कम नहीं हुई, बल्कि वह और अधिक मजबूत होती गई। असंभव। तिंगहान क्यूई साधना क्षेत्र के केवल चौथे स्तर पर है। वह एक ही समय में 9 मध्यस्तरीय जादुई कलाकृतियों में हेरफेर कैसे कर सकती है? जादुई कलाकृतियों को नियंत्रित करने के लिए न केवल आध्यात्मिक शक्ति बल्कि मजबूत मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। जितनी अधिक जादुई कलाकृतियां होंगी, उतनी ही अधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता होगी। आमतौर पर क्यूई शोधन क्षेत्र के मध्य चरण में एक साधक अधिकतम 3 मध्यमस्तरीय जादुई कलाकृतियों को ही नियंत्रित कर सकता है। यही उसकी सीमा है। एक क्यूई शोधन क्षेत्र साधक जो एक शीर्ष स्तरीय जादू कलाकृति को नियंत्रित करता है, वह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। युआन तिंगहान को एक साथ 9 मध्यम स्तरीय जादुई कलाकृतियों को आसानी से नियंत्रित करते देख हर कोई उसकी विशेष तकनीक से दंग रह गया। केवल युआन चाओयांग ने स्कोर देखा और जादुई कलाकृतियों को देखकर वह आश्चर्य से भर गया। ये जादुई कलाकृतियों का एक सेट है। संपूर्ण आर्टिफैक्ट सेट की शक्ति व्यक्तिगत आर्टिफैक्ट सेट की शक्ति से कई गुना अधिक थी, तथापि खपत एकल आर्टिफैक्ट को नियंत्रित करने की तुलना में थोड़ी ही अधिक थी। 9 युआन तलवारों की कीमत 9 अलग अलग मध्यस्तरीय जादुई कलाकृतियों के बराबर नहीं थी। युआन चाओयांग के अनुमान के अनुसार यदि 3 शीर्ष स्तरीय जादुई कलाकृतियां भी बिक्री के लिए उपलब्ध हों तो वे 9 युआन तलवारों के सेट की बराबरी नहीं कर सकती। 3 शीर्ष स्तरीय जादुई कलाकृतियों की कीमत कम से कम 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर होगी। युआन चाओयांग, जिसने शुरू में सोचा था कि ये परिवार अपर्याप्त है, अचानक उसका चेहरा गर्म हो गया। यह युआन परिवार था जो कंजूस था। क्या यह जादुई कलाकृतियों का एक सेट है? छोटे युआन चाओयांग ने पूछा। हाँ, युआन तिंगहान ने गर्व से सिर हिलाया। बाकी लोगों ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वे उथली सांसें ले रहे थे। विशेषकर वे लोग जो तमाशा देखने की आशा कर रहे थे, अब सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शीर्ष स्तरीय जादू की कलाकृतियां आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन 9 मध्यम स्तरीय जादू की कलाकृतियों का सेट पाना आसान नहीं है। कम से कम उनका युआन परिवार उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं होगा। यह मेरे भावी ससुर द्वारा मेरे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि कोई अन्य मुझे देखे। युआन तिंगहान ने ये शब्द पूरे गर्व और खुशी के साथ कहे। जादुई कलाकृतियों के इस सेट ने युआन तिंगहान के लिए ये परिवार के महत्व को दर्शाया और युआन चाओयांग बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन किसी कारण से युआन चाओयांग को हमेशा खटास का एहसास होता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका इकलौता किसी और का हो गया हो। मूल रूप से उसने सोचा था कि ये परिवार उसकी बेटी के लायक नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसका युआन परिवार ये जिन्हाई के लायक नहीं था। जिस व्यक्ति ने युआन चाओयांग को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वह ये जिन्हाई के पिता, ये परिवार के मुखिया, ये फैन थे। वह रसायन विद्या का अभ्यास कर सकता था, कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकता था और यहाँ तक कि संरचनाएं भी स्थापित कर सकता था,
और किसी भी मामले में कमजोर नहीं दिखता था। ऐसा व्यक्ति भविष्य में निश्चित रूप से अज्ञात नहीं रहेगा। एक पल के लिए युआन चाओयांग के मन में उससे दोस्ती करने का विचार आया। अगर ये जिन्हाई और युआन तिंगहान के बीच शादी तय हो जाती है तो मिलने का मौका मिलेगा। युआन तिंगहान के लिए सभी की प्रशंसा सुनकर, यह महसूस करते हुए कि युआन तिंगहान को एक अच्छा पति मिल गया है, युआन चाओयांग के मुंह के कोने में एक बड़ी मुस्कान आ गई। एक बार जब युआन परिवार ने ये जिन्हाई से उपहार स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब था कि वे ये परिवार के साथ ससुराल जाने के लिए तैयार थे। अगली बात ये फैन और युआन चाओयांग के बीच बातचीत थी। 3 दिन बाद ये फैन युआन परिवार के पास आया और युआन चाओयांग से मिला। ससुराल वालों, जब इस बार युआन परिवार के पास आओ तो कुछ दिन और रुकना जरूर। भाई युआन, इस यात्रा से आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। जब वे मिले तो कोई तनाव नहीं था, दोनों को पहले न मिल पाने का थोड़ा अफसोस था। कुछ विचार विमर्श के बाद शादी की तारीख आसानी से तय कर दी गई। जब वह जाने वाला था, ये फैन को अचानक सुयान का ख्याल आया और उसने पूछा, ससुराल वालों, क्या आप गुआंगहे प्रांत में सुपरिवार के बारे में कुछ जानते हैं? सुपरिवार? अगर आपका मतलब गुआंगहे प्रांत के सुपरिवार से है तो वही होना चाहिए। सुपरिवार गुआंगहे प्रांत में एक शीर्ष स्तरीय कबीला था, युआन परिवार से भी अधिक शक्तिशाली। परिवार का बुजुर्ग कथित तौर पर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर था। यदि इसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में पहुंचा दिया जाए तो यह गुआंगहे प्रांत में शीर्ष स्तरीय कबीला बन जाएगा। ये फान ने आ भरी। सुपरिवार सचमुच बहुत शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था कि सुयान को कम समय में वापस लाना मुश्किल होगा। कैसे हो भाई ये? क्या तुम्हें सुपरिवार से कोई शिकायत है? युआन चाओयांग ने ये फैन के हाव भाव देखकर चिंता से पूछा। अगर ये फैन को सुपरिवार से कोई शिकायत होती तो युआन चाओयांग परेशान हो जाता। बिल्कुल कोई शिकायत नहीं। बात बस इतनी है कि जब मैं कुछ नहीं था तब मेरी मुलाकात मेरी पत्नी से हुई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुपरिवार बाद में दरवाजे पर आएगा और मेरी पत्नी को ले जाएगा। अब मैं उससे संपर्क भी नहीं कर सकता। सुयान की बात करें तो उन्होंने लगभग 1 साल से बातचीत नहीं की है। सौभाग्य से वह जानता था कि सुयान सुपरिवार में अच्छा कर रही होगी, जिससे ये फैन की कुछ चिंताएं दूर हो गईं। ससुराल वाले, सुपरिवार के एक बुजुर्ग से मेरी जान पहचान है। यदि आपको कोई संदेश भेजने में सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताएं। क्यूई साधना क्षेत्र के अंतिम चरण में एक साधक के रूप में युआन चाओयांग गुआंगहे प्रांत में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उनके काफी संपर्क थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, ये फान ने थोड़ा झुककर कहा। अगर लगातार संपर्क बना रहे तो बहुत अच्छा होगा। दिन ब दिन समय बीतता गया। 1 महीने के भीतर ये परिवार के सभी सदस्यों का साधना स्तर सुधर गया और वेची साधना स्तर 2 तक पहुंच गए। 2 साल से भी कम समय में क्यूई साधना स्तर 2 तक पहुंचना काफी तेजी से हुआ। ये जिन्हाई और युआन तिंगहान का विवाह भी सफलतापूर्वक हुआ। व्यवस्था, सद्भाव प्रदान करो। क्यूई साधना स्तर 4 की साधिका युआन तिंगहान को अपनी पुत्रवधू के रूप में पाकर इस बार ये फैन के साधना स्तर में अभूतपूर्व रूप से तीव्र सुधार हुआ। ये फैन ने पहले से ही एक साधना तकनीक खरीद ली थी जिसका लक्ष्य क्यूई शोधन क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना था। क्यूई शोधन चरण के लिए साधना तकनीकें विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थीं। केवल 200 से अधिक आत्मा पत्थरों के साथ ये फैन ने इसे प्राप्त किया। क्यूई स्तर 4, क्यूई स्तर 5, क्यूई स्तर 6। वहां कोई भी अड़चन नहीं थी, उन्होंने तुरंत ही उसे तोड़ दिया। युआन परिवार में सफलतापूर्वक विवाह करने पर पारिवारिक शक्ति का मूल्य 20 अंक बढ़ जाता है। साधना में सफलता, पारिवारिक शक्ति का मूल्य बढ़ता है। यह दोहा उत्सव है। सिस्टम की गणना के अनुसार पारिवारिक सत्ता का दूसरा चरण पूरा होने में अधिक समय नहीं लगेगा। हाल ही में ये परिवार का व्यय काफी बढ़ गया है, जो परिवार की आय से अधिक हो गया है। ये फैन के पास 50 से भी कम स्पिरिट स्टोन हैं। अब समय आ गया है ईमानदारी से पैसा कमाना शुरू करने का। अमृत निर्माण की प्रक्रिया से प्रति माह लगभग 200 स्पिरिट स्टोन की आय प्राप्त हो सकती है। स्पिरिट स्टोन शिराओं से होने वाली आय लगभग 100 स्टोन प्रति माह है। ये परिवार के सदस्य साधना पर हर महीने 200 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन खर्च करते हैं। आमदनी और खर्च का बमुश्किल ही संतुलन हो पाता है। आय के नए स्रोत की आवश्यकता तत्काल महसूस होने लगी है। जहां तक आय बढ़ाने की बात है तो ये फैन के पास पहले से ही एक मोटा विचार है। आध्यात्मिक क्षेत्र। हाँ, ये फैन आध्यात्मिक क्षेत्र खोलने और स्वयं औषधीय जड़ी बूटियां उगाने की योजना बना रहा है।
लिंगजी मशरूम, फोटी, जिनसेंग और अन्य जड़ी बूटियों का नियमित रूप से भरपूर मात्रा में सेवन किया जाता है। भले ही ये फैन गोलियां बनाने के लिए सभी जड़ी बूटियों का उपयोग न करता हो, फिर भी उन्हें बेचा जा सकता है। ये फैन ये परिवार के पीछे वाले पहाड़ पर गया और खेतों के लिए कई भूखंड निर्धारित किए। इसके बाद उन्होंने स्पिरिट पत्थरों को पीसकर पाउडर बनाया और उसे खेतों में फैला दिया। उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और औषधीय जड़ी बूटियों को पोषित करने के लिए खेतों में संरचनाएं भी स्थापित करनी होंगी। ये फैन ने गणना की कि 1 म्यू आध्यात्मिक क्षेत्र की लागत लगभग 50 स्पिरिट है पत्थर और 1 म्यू आध्यात्मिक क्षेत्र में लगभग 100 आध्यात्मिक औषधीय पौधे उगाए जा सकते हैं। ये फैन द्वारा स्थापित आध्यात्मिक क्षेत्र केवल शुरुआती स्तर के हैं और औषधीय पौधों को कोई बड़ी वृद्धि प्रदान नहीं करते हैं, हालांकि वे साधारण औषधीय जड़ी बूटियों के विकास चक्र को लगभग आधे तक कम कर सकते हैं। आध्यात्मिक औषधीय पौधे, जैसा कि नाम से पता चलता है, आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता पर्याप्त रूप से उच्च है, तब तक साधारण आध्यात्मिक औषधि कम समय में बड़ी मात्रा में परिपक्व हो सकती है। हालांकि ये फैन की हरी सांप की वंशावली के साथ आने वाली तेज गति की क्षमता साधारण औषधीय पौधों पर लागू होने पर लागत प्रभावी नहीं है। केवल वे कीमती आध्यात्मिक औषधियां जैसे कि रक्त आत्मा जिनसेंग, जो 1 दशक में कई 100 आत्मा पत्थर देती हैं, ये फैन द्वारा त्वरित किए जाने के योग्य हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रों द्वारा विकास चक्र को कम करने तथा आध्यात्मिक पादप गुरु की क्षमताओं को कम करने से 10 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधियों का एक समूह 2 वर्षों में उगाया जा सकता है। आध्यात्मिक औषधियों के एक बैच से लगभग 500 स्पिरिट स्टोन की आय हो सकती है। इस बिंदु पर यह फैन को एहसास हुआ कि आध्यात्मिक दवा लगाने में कितना लाभ था। यह धन अब अन्य लोगों द्वारा नहीं कमाया जा सकता। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। ये फैन अब 55 साल का हो गया है। इन 2 वर्षों के दौरान ये परिवार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। योग्यता में सुधार से ये परिवार के सदस्यों की साधना गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेषकर लकड़ी की विशेषता तकनीक की खेती में यह अविश्वसनीय रूप से तेज है। ये जिन्हाई, ये जिनतियन, ये शियाओ और पहला समूह जिन्होंने साधना शुरू की थी, वे पहले ही क्यूई साधना के तीसरे स्तर को पार कर चुके हैं और उनकी अन्य पत्नियां भी क्यूई साधना की दूसरी परत तक पहुंच चुकी हैं और तीसरी परत से केवल 1 कदम दूर हैं। ये फैन का साधना स्तर क्यूई साधना की 6ठी परत पर बना हुआ है, जो अब 7वीं परत से ज्यादा दूर नहीं है। सबसे अधिक प्रत्याशित बात यह है कि ये परिवार के आध्यात्मिक क्षेत्रों का पहला बैच अब कटाई के लिए तैयार है। 2 साल पहले ये फैन ने पहाड़ के पीछे आध्यात्मिक क्षेत्रों का अपना पहला म्यू स्थापित किया। इन 2 वर्षों में ये फैन ने खर्चों में कटौती की है और आध्यात्मिक क्षेत्रों की संख्या लगातार बढ़ाई है। अब कुल 10 म्यू आध्यात्मिक क्षेत्र हैं। अकेले ये आध्यात्मिक क्षेत्र ही हर साल ये परिवार के लिए 2000 से अधिक आत्मिक पत्थर ला सकते हैं। आत्मा क्षेत्रों की संख्या केवल 10 म्यू है, इसलिए नहीं कि ये फैन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहता है, बल्कि पूर्वी पर्वत में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता, जहां ये परिवार रहता है, इतनी कम है कि वह केवल 10 म्यू आध्यात्मिक क्षेत्रों को ही बनाए रख सकता है। यदि इससे अधिक होंगे तो आध्यात्मिक क्षेत्रों की दक्षता कम हो जाएगी, जिससे लाभ की तुलना में हानि अधिक हो जाएगी। 9 म्यू आध्यात्मिक क्षेत्रों का उपयोग ये फैन द्वारा साधारण आध्यात्मिक औषधि जैसे कि जिनसेंग, जो गोली शोधन में एक सामान्य घटक है, को उगाने के लिए किया जाता है। शेष बचे खेत में 3 रक्तलाल जिनसेंग पौधे विशेष रूप से आकर्षक हैं। ये फैन ने इन 3 किशोर रक्त जिनसेंग पौधों को प्राप्त करने के लिए भारी कीमत चुकाई, जिसकी कुल लागत 50 आत्मा पत्थर थी। अब ये 3 रक्त जिनसेंग परिपक्व होने वाले हैं। ये फैन ने अपने प्रथम श्रेणी की कीमिया दाव कौशल के साथ कई विशेष अमृत सूत्रों में महारत हासिल कर ली है। उदाहरण के लिए, रक्त जिनसेंग अमृत एक प्रथम श्रेणी का उच्च श्रेणी का अमृत है, जो एक किसान की 3 साल की साधना के बराबर है। क्यूई साधना के प्रारंभिक चरण में साधकों के लिए एक रक्त जिनसेंग अमृत 3 साल की साधना के बराबर हो सकता है। यहां तक कि क्यूई साधना के मध्य और बाद के चरणों में भी इसका काफी प्रभाव पड़ता है। ये परिवार के लोगों के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी खजाना है। एक बार फिर ये फैन की रक्त शक्ति की एक लहर रक्त जिनसेंग में समाहित हो जाती है और 3 रक्त जिनसेंग पर एक सुनहरा पैटर्न बन जाता है। रक्त जिनसेंग प्रत्येक अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए सुनहरे पैटर्न का एक दौर प्रस्तुत करेगा। ये फैन के सामने 3 रक्त देवता जिनसेंग अंततः 10 साल तक पहुंच गए हैं।
क्यूई साधना का बाद का चरण बस आने ही वाला है। क्यूई साधना के बाद के चरणों में न केवल व्यक्ति बेहतर जादुई कलाकृतियों को नियंत्रित कर सकता है और अधिक शक्तिशाली मंत्रों की साधना कर सकता है, बल्कि उसकी युद्ध शक्ति भी बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यूई साधना के बाद के चरणों के दौरान व्यक्ति उड़ने के लिए एक जादुई कलाकृति को नियंत्रित कर सकता है। यह क्षमता कुछ ऐसी है जिसे ये फैन अनुभव करना चाहता है। उड़ने का सपना किसका नहीं होता। 55 साल की उम्र तक उड़ान न भर पाना वाकई शर्मनाक है। यह सिस्टम धारकों के लिए अपमान की बात है। रक्त जिनसिंग अमृत के अन्य सभी औषधीय घटक ये फैन द्वारा पहले ही एकत्र कर लिए गए हैं। इसके बाद वह सीधे अमृत संश्लेषण शुरू कर सकता है। 1 महीने के भीतर कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा, ये जिंतियन से यह कहने के बाद, जो वर्तमान में ये परिवार के मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं, ये फैन सीधे हाल ही में स्थापित कीमिया चैम्बर की ओर बढ़े। रक्त जिनसिंग अमृत तैयार करने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है, जिसके लिए ये फैन को पूरी तरह से डूबे रहने और एकाग्र होने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक आध्यात्मिक औषधि को विभिन्न तरीकों से औषधीय द्रव में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इन औषधीय तरल पदार्थों को पूर्ण रूप से मिश्रित करके पूर्ण अमृत बनाने की आवश्यकता होती है। आधे महीने के बाद ही अल्केमिस्ट के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। यहां तक कि ये फैन के वर्तमान साधना स्तर पर भी वह पूरी तरह थका हुआ और पीला दिखाई दे रहा था। आधे महीने तक लगातार कीमिया करने के बाद ये फैन शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था। धिक्कार है, मैं भविष्य में इस तरह की कीमिया नहीं कर सकता, यह मुझे मार रहा है। ये फैन लगभग फूट फूट कर रोने लगा। कठिनाई के लिए मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद वह लगभग असफल हो ही गया था। केवल अपने उत्तम प्रथम क्रम कीमिया दाव कौशल के कारण ही वह असफल होने से बच पाया। अन्यथा ये फैन की मध्यम श्रेणी की औषधि भट्ठी और साधारण आध्यात्मिक अग्नि, जिसमें कोई विशेष साधना तकनीक नहीं है, को देखते हुए वह बहुत पहले ही असफल हो गया होता। उसके हाथ के एक झटके से 3 जेड बोतलें, 15 रक्त जिनसिंग अमृत यदि बेचा जाए तो प्रत्येक पत्थर से कम 300 स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। स्नान करने के बाद ये फैन ने सभी को बुलाया। हाल ही में कीमिया के लिए किए गए एकांतवास के दौरान मुझे कुछ लाभ हुआ है, इसलिए आप में से प्रत्येक के लिए एक है। यह पिछली बार की तरह 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी अजय उद्घाटन अमृत नहीं है ना? यद्यपि ये जिंतियन को लगा कि यह सिर्फ एक चीनी की गोली है, फिर भी इसका प्रभाव निस्संदेह उत्कृष्ट था। जब रक्त जिनसिंग अमृत उन्हें सौंपा गया तो वे इसकी सुगंध और रूप से बता सकते थे कि यह कोई असाधारण चीज नहीं थी, बल्कि साधारण थी। वास्तविक दिव्य अमृत 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी के अजय उद्घाटन अमृत की तरह होना चाहिए, सरल और अलंकृत। चाचा, इस गोली से कितने स्पिरिट स्टोन मिलेंगे? ये जिनफेंग, जो थोड़ा पैसे का लालची था, चमकती आंखों से ब्लड जिनसिंग अमृत को घूर रहा था। लगभग 300 से 400 स्पिरिट स्टोन प्रत्येक, लेकिन इसे बेचने की हिम्मत मत करना, इसे मेरे सामने कर्तव्यनिष्ठा से खाओ। ये फैन ने ये जिनफेंग की शक्ल देखते हुए चिढ़कर कहा। मैं इसे बेचने का इरादा नहीं रखता। मैं साधना स्तर में आगे बढ़ना चाहता हूं और फिर कीमिया सीखना चाहता हूं। यही ज्यादा पैसा कमाने का असली रास्ता है। ये जिनफेंग बहुत ही विवेकशील हैं। उच्च साधना स्तर, स्वतंत्र रूप से कीमिया करने में सक्षम होना, बड़ा धन कमाने का असली रास्ता है। धनलोलुप होने के नाते ये जिनफेंग इस विचार के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। पैसों के लिए वह कई वर्षों से कीमिया का अध्ययन कर रही है। वह एक वास्तविक कीमियागर बनने से बस एक कदम दूर है। संभवतः जैसे ही उसकी साधना का स्तर क्यूई साधना के चौथे चरण तक पहुंचेगा, वह अमृत तैयार करने में सक्षम हो जाएगी। ये फैन की सुरक्षा के साथ सभी ने संकोच नहीं किया और एक ही बार में अपने हाथों में रक्त देवता अमृत निगल लिया। जैसे जैसे दवा का प्रभाव बढ़ने लगा, सभी की आभा धीरे धीरे मजबूत होने लगी। आधे दिन बाद जियाओदुआन मुशिकिंग और अन्य लोग क्यूई साधना के तीसरे स्तर तक पहुंच गए। एक दिन बाद ये जिंतियन और अन्य लोग भी आगे बढ़ गए। ये जिंदोंग और ये शेनक्सिंग जैसे कुछ युवाओं को छोड़कर, जिन्होंने कोई भी अमृत नहीं लिया था, बाकी सभी ने सफलतापूर्वक सफलता हासिल कर ली थी। ये फैन के हाथों में ये जिन्हाई और युआन तिंगहान के लिए 2 अमृत के अलावा 5 बचे थे। ये फैन ने इन अमृतों को ये की दवा की दुकान के लिए विशेष वस्तु के रूप में रखने की योजना बनाई। आखिरकार, यदि कोई दुकान अपना नाम बनाना चाहती है, तो उसे अपनी योग्यता साबित करने के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता तो होगी ही, है न? किंगड्यून मार्केट में ये परिवार ने पहले ही एक दुकान तय कर ली थी। व्यापार के लिए सब कुछ तैयार था। लिट ये फैन ओईसी इल्टिवेशन के छठे स्तर पर ओनेन पर जल्दबाजी नहीं कर रहा था। वह नहीं था काफी तैयार। ये फैन प्रतीक्षा कर रहा था
अपने साधना स्तर के क्यूई साधना के 7वें स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा था। अगले दिनों में यह सब कीमिया के बारे में था, क्यूई को परिष्कृत करना और क्यूई को बढ़ाना। क्यूई निर्माण अमृत क्यूई साधना के प्रारंभिक चरण के दौरान उपयोग किया जाता है और क्यूई बढ़ाने वाला अमृत क्यूई साधना के मध्य चरण में उपयोग किया जाता है। साथ ही निम्न और मध्य श्रेणी के क्यूई पुनर्स्थापना अमृत प्रारंभिक और मध्य चरण के साधकों के लिए उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिए उपयुक्त हैं। जहां तक उच्च श्रेणी के प्रथम चरण के अमृतों की बात है, ये फैन ने कोई भी नहीं बनाया। उच्च श्रेणी का प्रथम चरण अमृत अंतिम चरण वाले क्यूई साधना साधकों के लिए उपयुक्त है तथा ऐसे स्तर के साधक शायद ही कभी किंगयुन बाजार से साधना सामग्री खरीदते हैं। आखिरकार किंगयुन बाजार एक छोटा सा बाजार है जहां अपेक्षाकृत कम खेती वाले किसान अक्सर आते हैं। इसके अलावा ये जिनफेंग ने आध्यात्मिक दवाइयां तैयार करना शुरू कर दिया। ये इस मेडिसिन शॉप में न केवल अमृत बल्कि आध्यात्मिक दवाइयां भी बेची जाती थीं। जब ये परिवार अपनी दुकान के उद्घाटन की तैयारी में व्यस्त था, तब 2 रक्त जिनसेंग अमृत भी दीर्घायु संप्रदाय को वितरित किए गए। ये जिन्हाई दीर्घायु संप्रदाय के महान बुजुर्ग बाईजू के संरक्षण में मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। किंगमू चाकू एक लकड़ी विशेषता मंत्र है जो 3 लकड़ी की तलवारों को एक साथ हमला करने की अनुमति देता है। जब इसे ये जिन्हाई के हरे सर्प आध्यात्मिक मूल के साथ प्रयोग किया जाता है तो इसकी शक्ति समान स्तर के सामान्य साधकों की शक्ति से अधिक हो जाती है। ये जिन्हाई के बगल में बैठे 2 सहशिष्य उसकी हरी सांप आध्यात्मिक जड़ के लिए ईर्ष्या से लाल हो गए। आखिरकार एक उत्परिवर्ती आध्यात्मिक जड़ वास्तव में एक सामान्य जड़ से अधिक शक्तिशाली होती है। ये जिन्हाई की साधना गति किसी छठी श्रेणी के आध्यात्मिक मूल से कम नहीं है। यद्यपि उन्हें केवल 2 वर्ष पहले ही दीक्षा दी गई थी, वे पहले ही क्यूई साधना के तीसरे स्तर तक पहुंच चुके हैं। मूलतः उनके कनिष्ठ होने के नाते ये जिन्हाई के निम्न साधना स्तर ने उन्हें उनके वरिष्ठ शिष्य होने का विश्वास दिलाया। हालांकि ऐसा लगता है कि उच्च साधना स्तर का उनका एकमात्र लाभ ये जिन्हाई के विरुद्ध लंबे समय तक नहीं रहेगा। जैसे ही ये जिन्हाई विश्राम करने वाले थे, एक बाहरी शिष्य ने एक जेड बोतल लाकर दी। ये जिन्हाई ने सोचा कि यह ये फान द्वारा भेजा गया क्यूई साधना अमृत है। आखिरकार हर महीने ये फान साधना संसाधनों के रूप में क्यूई साधना अमृत पहुंचाता था। जैसे ही उसने जेड की बोतल खोली, एक अजीब सी खुशबू फैली। बाईजू, जिसकी आंखें बंद थीं, ने अचानक उन्हें खोला और ये जिन्हाई के हाथ में जेड की बोतल पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों में एक चमक थी। अन्य 2 शिष्य भी पीछे मुड़े और ये जिन्हाई के हाथ में जेड की बोतल को देखकर पूरी तरह चकित हो गए। अमृत की हल्की सी सुगंध से ही उन्हें अपनी साधना में थोड़ा सुधार महसूस हुआ। यह कोई साधारण अमृत कैसे हो सकता है? ये जिन्हाई हैरान था और सोच रहा था कि उसके पिता ने ऐसी कौन सी अद्भुत चीज भेजी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके परिवार को रक्त जिनसेंग अमृत मिलेगा। क्या आपके स्वामी इसे देख सकते हैं? रक्त जिनसेंग अमृत, जिसे बनाना अत्यंत कठिन है, प्रथम स्तर के कीमियागरों में से बहुत कम लोग इसे बनाने में सक्षम थे। दीर्घायु संप्रदाय में अनेक कीमियागर होने के बावजूद कोई भी इसे बनाने में सक्षम नहीं था। दीर्घायु संप्रदाय के लिए रक्त जिनसेंग प्राप्त करना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरी ओर एक कीमियागर को ढूंढना उतना आसान नहीं है। दीर्घायु संप्रदाय अपनी रसायन विद्या में दक्षता के लिए नहीं जाना जाता। प्रथम श्रेणी के रसायनज्ञ तो दूर, द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ भी शायद ही कहीं मिलते हों। बाईजू ने ब्लड जिनसेंग अमृत निकाला। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से चमक उठीं। इस रक्त जिनसेंग अमृत की गुणवत्ता 90% तक है, जो एक ऐसी कीमिया तकनीक का सूचक है जो द्वितीय श्रेणी के कीमियागर से बहुत दूर नहीं है। जिन्हाई, क्या आपका ये परिवार किसी कीमियागर को जानता है? वह पूछती है। इस अमृत को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिससे पता चलता है कि इसे खरीदा नहीं गया था। एक कीमियागर, ये जिन्हाई अपना सिर खुजलाते हुए कहते हैं, मेरे पिता एक कीमियागर हैं। ये जिन्हाई के लिए ये फैन की कीमियागिरी का अभ्यास करने की क्षमता के बारे में जानना स्वाभाविक है, लेकिन जहां तक ये फैन कीमिया में निपुण है तो ये जिन्हाई को इस बात का पूरा यकीन नहीं है। क्या तुम्हारे पिता एक कीमियागर हैं? क्या यह हो सकता है कि यह रक्त जिनसेंग अमृत तुम्हारे पिता ने ही बनाया हो? पहली बार बाईजू के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई देता है। गुरुजी, क्या यह अमृत सचमुच इतना कीमती है? ये जिन्हाई असमंजस में पूछते हैं। बिल्कुल है। ब्लड जिनसेंग एलिक्सिर बनाने के लिए कीमियागर की क्षमताएं दूसरे दर्जे के करीब होनी चाहिए। ये शब्द सुनकर दोनों शिष्य आश्चर्य से हांफने लगे। द्वितीय श्रेणी के रसायनज्ञ की स्थिति किसी भी तरह से आधार स्थापना चरण के साधक से कमजोर नहीं होती।
ये जिन्हाई ने एक पल के लिए सोचा, हम ये परिवार सिर्फ एक छोटा कबीला है, हम निश्चित रूप से इसे नहीं खरीद सकते थे, इसलिए यह अमृत मेरे पिता द्वारा बनाया गया होगा। ये जिन्हाई को देखते ही दोनों बड़े भाइयों की आंखें पूरी तरह बदल जाती हैं। पहले वे ये जिन्हाई को सिर्फ एक प्रतिभाशाली साधक समझते थे, जिसके पीछे एक कमजोर परिवार का हाथ था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। द्वितीय क्रम के निकट पहुंचने वाले कीमियागर से मित्रता करना सर्वथा उचित है। किसी भी परिवार के लिए एक ऐसा मित्र होना अप्रतिरोध्य है जो एक शक्तिशाली रसायनज्ञ हो। बाईजू की आंखें चमक उठीं, उसे लगा कि उसने अपने शिष्य को कम आंका है। यदि वास्तव में उसके पास एक पिता है जो द्वितीय श्रेणी का कीमियागर बन सकता है, तो क्यूई शोधन क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बाधा, फाउंडेशन स्थापना, उसके शिष्य के लिए सबसे आसान हिस्सा हो सकता है। क्योंकि द्वितीय श्रेणी के कीमियागर जो अमृत तैयार कर सकते हैं, उनमें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट अमृत भी एक है। फाउंडेशन स्थापना अमृत अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है, लेकिन इसे पाना मुश्किल है। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में प्रवेश पाने के इच्छुक अधिकांश साधकों के लिए यह एक अनिवार्य अमृत है। यही कारण है कि द्वितीय श्रेणी के कीमियागर का दर्जा इतना मूल्यवान है। बाईजू ने अमृत को वापस जेड की बोतल में रख दिया। उसके स्वर में और भी ज्यादा अहमियत थी। जिन्हाई, तुम्हारे परिवार ने जो अमृत भेजा है, वह तुम्हारे गुरु द्वारा दिए गए अमृत से भी ज्यादा कीमती है। तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। और जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम अपने पिता को दीर्घायु संप्रदाय में आने के लिए आमंत्रित कर सकती हो। एक कीमियागर जो दूसरे क्रम तक पहुंच सकता है, वह वास्तव में बहुत साहसी है। यहां तक कि फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का एक साधक भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर ये फान सचमुच दूसरे दर्जे का कीमियागर बन जाता है, तो सिर्फ उस पर ध्यान देना ही काफी नहीं है। दीर्घायु संप्रदाय को ये फान को एक विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मान देना होगा। बाईजू के शब्दों के माध्यम से ये जिन्हाई को रक्त जिनसेंग अमृत की बहुमूल्यता का एहसास होता है। वापस लौटने पर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने युआन तिंगहान के साथ तुरंत दोनों अमृत पी लिए। एक दिन बाद उनके दोनों साधना स्तरों में सफलता प्राप्त हुई। एक क्यूई साधना के चौथे स्तर पर पहुंच गया और दूसरा 5वें स्तर पर पहुंच गया। युआन तिंगहान के ये जिन्हाई में शामिल होने के बाद उसकी मूल छठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ में काफी सुधार हुआ था और उसकी साधना की गति एक बार फिर काफी बढ़ गई थी। अच्छी प्रतिभा होना एक बात थी, लेकिन एक शक्तिशाली परिवार का समर्थन होना दूसरी बात थी। वे सोच रहे थे कि क्या ये परिवार सदियों पुराना परिवार है या कोई पौराणिक सहस्राब्दी पुराना परिवार। इससे पहले उनमें से किसी ने भी इसके बारे में कभी सुना नहीं था। क्या यह किसी दूसरे क्षेत्र का परिवार हो सकता है? उनके विचारों के जवाब में ये जिन्हाई बस हंस पड़े। मेरा ये परिवार बस एक छोटा सा कबीला है। बात बस इतनी है कि मेरे पिता बहुत ही खतरनाक हैं। मेरे पिता स्वर्ग के नीचे सबसे बदमाश हैं, इतना भयानक कि वह कमर से झुकते हैं। हे परिवार, कीमिया कक्ष,